हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट पर। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा एमएड पुलिस परीक्षा का सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट थर्ड। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट ये थर्ड है। इसके पहले दो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आज एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड को भी देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो अब एमएड पुलिस परीक्षा के जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न के लेवल होते हैं उसी लेवल को इसमें मेंशन किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। जैसा कि मैं डेली कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित को बढ़ाना, जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, और डी विकल्प है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, पंचायती राज को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पत्र। याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। इकोटोन, सक्सेशन, क्लाइमेक्स और सीरल। तो दोस्तों, इकोटोन जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, और इकोटोन जो होता है दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। यानी दो विभिन्न समुदाय हैं और उनके बीच का ये जो क्षेत्र होता है इकोटोन कहलाता है, और इकोटोन को हिंदी में हम संक्रमण कहते हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र में यह एक टिकाऊ जैव समूह है इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और डी विकल्प है ईरान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी बी, इंडोनेशिया में जो है मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में कौन भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य है। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल और डी जो है उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो विकल्प आपका सी होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर बिहार है और तीसरे नंबर पर केरल है, चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे। केरल में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मध्य प्रदेश में जो है जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, और जो है इसे 1983 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया जीवाश्म नेशनल पार्क को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और डी विकल्प है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ को रखा गया था, तो यह विकल्प ए आपका सही होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना को जो है मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और मुख्य उद्देश्य भी था गरीबी हटाओ, और इसकी अवधि क्या थी, तो 1974 से लेकर के 1979 तक की अवधि जो है कहलाती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है। फास्फोरस 31, ट्राइटियम, रेडियम और डी है कार्बन 14। तो दोस्तों, कार्बन 14 का प्रयोग जो है जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है, और कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कार्बन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपोहन, उत्क्रम प्रसारण और डी विकल्प है विसरण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अपकेंद्रीकरण। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। और एक और है मथनी। घर में रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी भी जो होती है कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः हैं
जिंक तथा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तथा आयरन, सी है मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, डी विकल्प है कोबाल्ट तथा आयरन। तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं कौन सी हैं? तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है मैग्नीशियम तथा आयरन। क्लोरोफिल में जो तत्व पाए जाते हैं, धातुएं होती हैं, मैग्नीशियम होती है, और हीमोग्लोबिन में पाने वाली जो पाई जाती हैं वो आयरन होती हैं। देखिए देखिए जो है क्लोरोफिल, या जिसको हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होती हैं, जो कि मैग्नीशियम जो होती है क्लोरोफिल का एक प्रमुख तत्व होती हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है मानव रक्त में पाया जाता है तथा ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक भी होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन नामक धातु पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने डांडी मार्च प्रारंभ किया अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु, और डी विकल्प है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नमक कानून तोड़ने के लिए जो है गांधी जी ने डांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 12 मार्च, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 में जो है इन्होंने डांडी मार्च प्रारंभ किया, और ख़त्म कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को जो है इन्होंने खत्म किया डांडी मार्च को। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 79 साथियों के साथ नमक कानून की जो है डांडी मार्च पर निकले थे, और यह 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा, और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की 6 अप्रैल 1930 से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या है? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? साहिर लुधियानी ने, और सर सैयद अहमद खान ने, और सी विकल्प है सर मोहम्मद इकबाल ने, और डी विकल्प है बहादुर शाह जफर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सर मोहम्मद इकबाल ने जो है सारे जहां हिंदुस्तान हमारा का रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया कहाँ पर? वैशाली में, बोधगया में, राजगृह में, और डी है सारनाथ में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, और इसे ही जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन ही जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और यह कहाँ दिया गया था प्रथम प्रवचन? तो दिया गया था सारनाथ में। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या है? किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को, सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट को, और विजयलक्ष्मी पंडित को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है, क्योंकि 1907 में स्टुअर्ट कार्ट जो कि जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, और पहली बार वहां भारत के राष्ट्रध्वज को फहराया था मैडम भीका जी कामा ने। इसीलिए जो है इनको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1906, और सी है बनारस अधिवेशन 1905, और सूरत अधिवेशन 1907। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या है? दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर है दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, सी है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और डी विकल्प है राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्या है? माल्थस के देखिए माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? युद्ध, आपदा, जन्म नियंत्रण, और डी जो है सामाजिक बुराइयां। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जन्म नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है?
1911 को, 1921 को, 1951 और 1991। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1921। जनगणना वर्ष में जो है 1921 को जो है महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो है इसमें आपकी -0.31%, कितना दोस्तों 31% जो है भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी, 0.31% जो है, इसीलिए जो है 1921 को जो है महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, और डी विकल्प है अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो दोस्तों जो है संचार उपग्रह जो है सदैव स्थिर रहते हैं, क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली नदी है। देखिए दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां तापी और नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, और डी विकल्प है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के संसद सदस्यों द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, और डी है रूस के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा पूछी जा रही है तो यह लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है बच्चों की शिक्षा से, बच्चों के टीकाकरण से, सामाजिक उत्थान से, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी बच्चों के टीकाकरण से। किससे, बच्चों के टीकाकरण से जो है मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से उद्दीपक फसल कौन सी है। उद्दीपक फसल पूछा जा रहा है गेहूं, मक्का, अरहर, और डी जो है चाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी चाय जो है एक उद्दीपक फसल की श्रेणी में आती है, और चाय के अलावा जो है काफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ट, धतूरा, भांग, सुपारी आदि ये सभी फसलें जो है उद्दीपक फसल की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसान दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर और 23 सितंबर को। तो दोस्तों किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका विकल्प जो है सी सही उत्तर है 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा जीएस का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।